हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 22 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? पंडित स्वप्न चौधरी, गगन गिल, अनिल प्रधान, उर्मिला चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित स्वप्न चौधरी। इसके बारे में और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में 100वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया। तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। इनके अलावा इंदौर के सांस्कृतिक संगठन सानंद न्यास संस्था को भारतीय शास्त्रीय संगीत नाटक और महोत्सव में योगदान देने के लिए राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है इसमें? तो 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा? भारत किस देश के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो भारत फ्रांस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बना रहा है और इस संग्रहालय का नाम क्या होगा? तो इस संग्रहालय का नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अब बात म्यूजियम की हुई है, संग्रहालयों की बात हुई है, तो सारे संग्रहालयों के बारे में देख लेते हैं जो 1-1.5 साल से न्यूज में रहे हैं। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो पहला ऑन साइट स्थल संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में बन रहा है, आदिचनलूर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा जो कि नई दिल्ली में बन रहा है, जिसका नाम युगे युगीन है, जो हमने अभी देखा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये हरियाणा की राखी गढ़ी में बन रहा है। और ये भी याद रखना, जो इंडस वैली साइट्स हैं उनमें सबसे बड़ी जो साइट्स है वो कौन सी है अपने भारत में? राखी गढ़ी है। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? तो स्पार्क नाम से लॉन्च किया। देश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाएगी? तो ये पश्चिम बंगाल बनाएगी। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ खुलेगा? तो ये तमिलनाडु के तंजावुर में खुलेगा। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो ये केरल के अलपुझा में खुलेगा। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो गुजरात के लोथल में खुलेगा। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खुलेगा? तो हैदराबाद में खुलेगा। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मसूरी उत्तराखंड में किया गया। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। और देख लेते हैं, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बना? तो ये लखनऊ में बनेगा। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हैदराबाद में रखी गई। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बना, कहाँ खुला? तो ये तिरुवनंतपुरम में खुला। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये कहाँ बनेगा? तो ये दिल्ली में हुमायूं के मकबरे परिसर में बना है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? तो हरियाणा के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में बना है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ बना? तो चंडीगढ़ में बना। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये वाराणसी में खोला जाएगा। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया, तो ये कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के वाशिम जिले में किया गया। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये कहाँ बना? तो ये वाराणसी में बना। तो वैदिक 3D संग्रहालय और देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय दोनों कहाँ पर है? वाराणसी में। नितिन गडकरी ने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये पुणे में किया। सूचना के अधिकार RTI संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये राजस्थान के ब्यावर में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर, 20 दिसंबर, 19 दिसंबर या 18 दिसंबर? तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 दिसंबर। तो हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया? 21 दिसंबर। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। दिसंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया गया? विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को 3 दिवस मनाए गए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को क्या मनाया गया? विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 को हमने वन्यजीव संरक्षण, चीता दिवस, बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस मनाया। 5 दिसंबर को हमने 2 दिवस मनाए, विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 तारीख को हमने 2 दिवस मनाए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। 10 दिसंबर को हमने मानव अधिकार दिवस मनाया। 11 दिसंबर को हमने विश्व पर्वत दिवस मनाया। 12 दिसंबर को हमने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। 12 दिसंबर को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे मनाया। 18 दिसंबर को हमने 2 दिवस मनाए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 21 दिसंबर को हमने देख ही लिया विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की है? जापान, इंडिया, कतर, यूएई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो कौन होस्ट करेगा? इसको इंडिया होस्ट करेगा। और कहाँ पर ये खेले जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे और इसका ये 12th एडिशन होगा। सितंबर 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में खेले जाएंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश है भारत। पहला कौन सा था? तो दोहा कतर था, जो कि 2015 में इसने की थी। दुबई यूएई ने 2019 में इसकी मेजबानी की थी और जापान ने 2024 में की थी। और चौथी बार ये कौन का? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? 5th, 4th, 3rd या 2nd? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5th। तो हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी की रैंकिंग क्या है? तो 5th है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है नीदरलैंड, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर बेल्जियम, चौथे स्थान पर जर्मनी और 5वें स्थान पर अपना देश भारत है। अब हॉकी की बात हुई तो हॉकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं देख लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हुआ? तो मलेशिया में हुआ। इसको जीता किसने? तो जापान ने जीता। इसको जापान ने जीता और पाकिस्तान को हराया। FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप, जिसमें 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। FIH 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ? तो मस्कट में हुआ। मेंस वर्ल्ड कप भी मस्कट में हुआ। दोनों को नीदरलैंड्स ने जीता, पर वुमेन वाले में नीदरलैंड ने इंडिया को हराया और मेन वाले में नीदरलैंड ने मलेशिया को हराया। एशियन गेम्स इसका 19th एडिशन हुआ। इसमें मेंस टीम ने गोल्ड जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बन गए हैं? तो क्रैग फुल्टन बन गए हैं और ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बनी हैं? तो हरिन सिंह बने हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया है? रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो ये उड़ीसा के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया गया है। वुमेन्स हॉकी लीग 2024 ये कहाँ पर हुई? तो रांची झारखंड में हुई। 2025 हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होगा? तो ये इंडिया में होगा। 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ होगी? तो चीन के हुलनोबुएर शहर में हुई और इसको इंडिया ने जीता, चाइना को हराया। 8th महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता ये बिहार में हुई, बिहार के राजगीर में,
और इसको इंडिया ने जीता, चाइना को हराया। मास्कट की बात करें तो मास्कट क्या था इसका, तो गुड़िया इसका मास्कट था, नील शुभंकर। बिहार का राजकीय पक्षी है और ये पक्षी गौरैया से प्रेरित है। हॉकी इंडिया ने पीआर सजेस की जर्सी नंबर 16 को रिटायर किया दिया है, जैसे एमएस धोनी की 7 नंबर की जर्सी और सचिन की 10 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। तो मतलब इस नंबर की जर्सी को अब और कोई नहीं ले सकता है। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच कौन बना, तो ये पीआर सजेस बनी। 14th हॉकी इंडियन जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2024 ये पंजाब में हुई और पंजाब ने जीता है इसको, यूपी को हराया। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात करें तो ये झारखंड में हुई थी। नेक्स्ट अब स्टैटिक देख लेते हैं कुछ। तो FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की स्थापना 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड जो हैं वो मोहम्मद तैयब इकराम हैं। 1928 में भारत FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप तिर्की हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया में है। हॉकी से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफीज देख लेते हैं। तो अजलान शाह ट्रॉफी, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बैटन कप और इंदिरा कप का संबंध हॉकी से है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर गड़ी माई महोत्सव मनाया गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो हाल ही में नेपाल में गड़ी माई महोत्सव मनाया गया। इसमें क्या होता है, बलि वगैरह दी जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। और 2025 को एक विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया। नेपाल ने पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया। माता तीर्थ औसी उत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। बिस्केट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया। रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस ये भी नेपाल में होती है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है, तो नेपाल बना है। भारत नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च किया। भारत ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च किया। भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। तो भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। WHO ने कावरे पालनचौक जिले के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है, तो ये नेपाल बना था। ISA का 101वां सदस्य कौन बना, पूर्ण सदस्य कौन बना, तो ये नेपाल बना। नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 8,000 से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति बन गए हैं और इनकी उम्र कितनी है, 18 साल है और ये नेपाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो ये कहाँ के पूर्व CM थे, तो ये हरियाणा के पूर्व CM थे। अब हरियाणा की बात हुई तो हरियाणा के बारे में और जान लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहाँ बना है, तो राखीगढ़ी में बना, ये हमने अभी देखा। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2024 कहाँ पर हुआ, फरीदाबाद में हुआ और ये हर बार फरीदाबाद में ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ और ये हमेशा कुरुक्षेत्र में ही होता है। पार्टनर कंट्री कौन थी, तंजानिया। पार्टनर स्टेट कौन सा था, तो उड़ीसा। हरियाणा के गोरखपुर में बना उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। हरित आवरण बढ़ाने के लिए वन मित्र योजना शुरू की गई है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बना, OP जिंदल यूनिवर्सिटी में। हर घर हर गृहिणी योजना ये कहाँ चल रही है, तो हरियाणा में चल रही है। पहली बार ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग 2024 कहाँ पर होगी, तो हरियाणा में होगी। IT सक्षम युवा योजना ये कहाँ पर हो रही है, तो ये हरियाणा की है। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा, तो ये गुरुग्राम में करेगा। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ बना, तो चंडीगढ़ में बना।
एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये फरीदाबाद में किया गया। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? तो हरियाणा में शुरू होगी। विनवेक्स एक्सरसाइज वियतनाम और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज ये कहाँ पर हुई? तो अंबाला और चंडी मंदिर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर, 19 दिसंबर, 18 दिसंबर या 17 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19 दिसंबर। तो हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बात गोवा की हुई तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। P.S. श्रीधरन पिल्लई ने 3 किताब लिखी, वो कौन कौन सी हैं? तो हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट, एंटी प्रिय कवितकल, और इनका देहांत हो गया तो इसलिए जानना जरूरी है आपके लिए। गोवा के मानकुरात आम को गोवा बेबिका, गोवा के काजू को GI टैग मिला। तो गोवा के मानकुरात आम, गोवा बेबिका और गोवा के काजू को GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? तो प्रकाश स्तंभ उत्सव कहाँ मनाया गया सबसे पहला? तो गोवा में मनाया गया। गृह आधार योजना ये कहाँ पर चल रही है? तो गोवा में चल रही है। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गोवा बन गया है। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा बना है। यानी कि यहाँ पर हर घर जिला में पानी पहुँच चुका है। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री IVF सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो IVF बना है। ग्रामीण मित्र योजना कहाँ चल रही है? तो ये गोवा में चल रही है। मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। 37th नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? तो ये गोवा में हुए थे। इसका शुभंकर क्या था? मस्कट क्या था? मोगा था। गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करने के लिए कौन सा मिशन चालू किया गया था? तो ऑपरेशन विजय चालू किया गया था 1961 में। सिकमो फेस्टिवल, साओ जोआओ फेस्टिवल ये कहाँ पर बनते हैं? तो ये गोवा के फेस्टिवल हैं। भगवान महावीर नेशनल पार्क, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर हैं? तो ये गोवा में हैं। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो गोवा में हुआ नवंबर 2024 में। नसीम अल बहार अभ्यास 2024 नौसैन्य अभ्यास ये कहाँ पर हुआ? तो भारत और ओमान में हुआ, मतलब भारत और तो ओमान के बीच में होने वाला है और गोवा के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग आबादी के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य योजना शुरू की है? जीवन, संजीवनी, समर्पण, अधिकार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संजीवनी। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग आबादी के लिए संजीवनी नाम से एक स्वास्थ्य योजना शुरू की है। अब बुजुर्गों से संबंधित जो भी योजनाएं वगैरह चल रही हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सवेरा योजना शुरू की है। दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे? तो ये जॉन टेंसवर्थ थे जिनका निधन हो गया 112 साल की उम्र में। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की उम्र 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है, ये भी याद रखना है आपको। CM वयोश्री योजना ये महाराष्ट्र द्वारा संचालित है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। CM विश्वकर्मा पेंशन योजना ये राजस्थान में चल रही है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में नेपाल के राजदूत कौन बने? डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, के संजय मूर्ति, राजीव खन्ना या डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। तो भारत के अंदर नेपाल के कौन से नए राजदूत बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफी के। तो चलते हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। भारत के उन 2 पड़ोसी देशों का चयन करें जो केवल तटीय सीमा के माध्यम से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, श्रीलंका और बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मालदीव और श्रीलंका। तो 2 पड़ोसी देश कौन से हैं जिनकी केवल तटीय सीमा से भारत जुड़ा हुआ है? तो वो है मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है और यह रेखा किस वर्ष के समझौते के तहत बनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
मैकमोहन रेखा की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन, और 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह सही रूप से भारत और चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाता है? ऑप्शन से आप देख ही सकते हो, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। देखिए और विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट कैसे? कि बात हो रही है किससे? चीन से सीमा साझा करने की। तो मिजोरम से चीन की सीमा साझा नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लग रहे हैं कि ये सारे इनकी सीमा लगती है, पर नागालैंड तो नीचे है, तो नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। अगर यहाँ पर देखो तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं, चीन के साथ नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा चीन से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान के बीच सीमा साझा करने वाले राज्यों का सही समूह कौन सा है? तो देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, क्या हो सकता है? एलिमिनेशन ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी एलिमिनेशन करेंगे हम। यहाँ पर देखिए भूटान की बात हो रही है, सबसे पहले भूटान को अंडरलाइन करते हैं। भूटान से नागालैंड की सीमा साझा नहीं करती है, तो ये गलत हो गया। अब बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर उत्तराखंड दिखाई दे रहा होगा आपका, तो उत्तराखंड सीमा साझा नहीं करता है भूटान के साथ में। यहाँ पर अगर बात करो तो भूटान से सीमा साझा त्रिपुरा भी नहीं करता है, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, इनकी सीमाएं किससे लगती हैं? भूटान से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेंट रेखा किस वर्ष और किसके द्वारा स्थापित की गई थी और अब यह किन देशों के बीच में है? 1914 में सर ड्यूरेंट द्वारा भारत और चीन के बीच में अब स्थित है। 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में अब स्थित है। 1886 में सर ड्यूरेंट के द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। 1914 में शिमला समझौते के द्वारा भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 1886 में सर ड्यूरेंट द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह रेखा खींची गई थी। पहले तो ये पूरा हमारा भारतीय था, पाकिस्तान नहीं था, तो 1886 की बात है। तो अब प्रेजेंट टाइम पे ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। हालांकि 106 किलोमीटर का बॉर्डर हम भी शेयर करते हैं, यानी कि भारत भी शेयर करता है, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, वो पीओके से टच करता है, इसलिए हमारा कब्जा नहीं है उसके साथ। ही ज्योग्राफी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।